हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने विद्युत की थोड़ी बहुत बात की थी और उसके अंदर बहुत सारी बातें की हैं, वो आपने उम्मीद करता हूँ वो सीख ली होंगी। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। उसी के साथ साथ अपन करेंगे विभवांतर। उसके बाद में अपन बात करेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है ना। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत प्रतिरोध की भी बात कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला जो टॉपिक है आज अपना वो है विद्युत विभव व विभवांतर। विभव या फिर शॉर्ट में अपन लिखते हैं विभवांतर। ठीक है। मेरे हिसाब से इसके देखो 10th लेवल तक की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन की भी बात करूंगा और एक जो क्वेश्चन बनता है बढ़िया सा उसकी भी मैं बात करूंगा। देखो एक एग्जाम्पल आप सभी को मालूम है कि पानी का प्रवाह किधर होता है, हाइट से लोअर की ओर होता है, हाइट से लोअर की ओर होता है। ठीक वैसे ही ऊष्मा का प्रवाह किधर होता है, विद्युत का प्रवाह किधर होता है। तो ये दो क्वेश्चन एक साथ याद कर सकते हो। जैसे ऊष्मा प्रवाह के लिए आपको हमेशा किसकी आवश्यकता होती है, तापांतर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तापांतर की। यानी आप ये बताओगे कि ऊष्मा प्रवाह हमेशा किधर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। बात क्लियर है सबके। ठीक ऐसे ही जब अपन बात करते हैं विद्युत धारा की, विद्युत धारा की जब बात करते हैं तो इसके लिए विभवांतर होना आवश्यक है, या फिर विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना आवश्यक है। उससे पहले वाले टॉपिक के अंदर मैं कर चुका हूं कि धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आपकी धारा का प्रवाह होता है। ये बात कर लिया। अब मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको धारा प्रवाह करनी है तो किसी तार के सिरों पर आपको क्या उत्पन्न करना होगा, विभवांतर उत्पन्न करना होगा। और यह विभवांतर उत्पन्न करने के लिए अपन क्या जोड़ते हैं, स्रोत जोड़ते हैं। स्रोत के रूप में अपने क्या हो सकती है, बैटरी हो सकती है। जैसे ये तार है या फिर ये प्रतिरोध है, इसके इस सिरे पर आपने बैटरी का प्लस जोड़ दिया और इस सिरे पर क्या जोड़ दिया, माइनस जोड़ दिया। खूब पढ़ा हुआ है। ये आपका प्लस कहलाता है हमेशा, ये माइनस कहलाता है। प्लस से मतलब है ये आपका ऊंच है और ये आपका क्या है, निम्न है। कहने का मतलब है तार के दो सिरे थे, प्रतिरोध के दो सिरे थे, प्रतिरोध कर दो चाहे करना चाहो तो यहाँ पर उच्च विभव उत्पन्न हो गया और यहाँ पर आपका क्या उत्पन्न हो गया, निम्न विभव उत्पन्न हो गया। और अगर ऐसी बात होगी तो धारा का प्रवाह आपका हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। फिर बाद में देखो यहाँ पर मेरी बात सुनो एक सेकंड, बहुत सारी बातें दाएं बाएं भी होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपने दो क्वेश्चन सीख लिए। दोनों क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं और प्राय लोग गलत करते हैं। ठीक है ना। कल एक क्वेश्चन मैंने किया था बढ़िया सा कि जब किसी वस्तु को आप चालन विधि के द्वारा आवेशित करते हो तो ऊष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर होता है, कब तक होता है। तो प्राय लोग ये करते हैं कि जब दोनों पर आवेश समान न हो जाए। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, कब तक करोगे, जब तक कि दोनों पर विभव समान न हो जाए, पोटेंशियल समान न हो जाए। ठीक है ना। देखो यहां मैं दो क्वेश्चन आपको याद करवा चुका। तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, सबको मालूम है कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। अब देखो जैसे आपने ये बैटरी जोड़ी, सेल जोड़ा, ये सेल जब ये क्या करेगा, आवेश का प्रवाह करेगा। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हो जाएगा इधर और धारा का प्रवाह हो जाएगा इधर हो जाएगा। इतनी बात याद है सबके। ऐसा करने में, आवेश के प्रवाह करने में स्रोत को कार्य करना पड़ेगा। ठीक बात है, कार्य करना पड़ेगा। यदि क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य हो जाएगा W बट्टा क्यू, और यही आपका विभव कहलाता है और यही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो देखो मैं किस प्रकार से डेफिनेशन करता हूं इसकी। किसी विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक बात है। दोबारा बोल रहा हूं, एकांक धनावेश को
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में या फिर प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका विभवांतर कहलाता है। और नॉर्मली इसी को ही विभव बोल देते हैं। थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस है वो जनरल साइंस लेवल का नहीं है। ये आप 12th में पढ़ोगे तब जाके आपको आराम से मालूम पड़ेगा। तो देखो सूत्र क्या बन गया, यदि Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर V बराबर हो जाएगा W बटा Q हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपने ये सीख लिया, सीधा सीखो। तो इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आप ये सीख सकते हो, इसका SI मात्रक है। SI मात्रक अगर पहले की थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं तो आप आराम से कर सकते हो। W कार्य है, W क्या है? ये आपका कार्य है। कन्फर्म याद है सबके? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल, बटा की जगह बटा। क्यों आपका क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक आपका क्या होता है? कूलाम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। और मेरे हिसाब से सबके याद है। फिर बाद में देखो नंबर 5, देखो विभवांतर क्या है? विभव क्या है? एक प्रकार का कार्य होता है। और कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो ये दोनों अदिश राशि हैं। दोनों कैसी राशि हैं? अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। ये भी याद हो गया सबके? 2 बातें याद हो गई ना सबके? 2-3 बातें। फिर बाद में देखो एक चीज आप ये सीख सकते हो, विभवांतर का या विभव का मात्रक आपने वोल्ट सीखा है। क्या सीखा है? वोल्ट। तो इसका मापने का उपकरण, मापने का उपकरण जो है वो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। याद ऐसे करो, वोल्ट्स हैं वोल्ट मीटर, एम्पियर्स हैं एमीटर। एमीटर परिपथ में श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम वाले का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फिर बाद में आगे देखो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। तो एमीटर का मैंने 0 करवाया था, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है आपका अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक बात है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपने सीखा कि वोल्टमीटर परिपथ में कौन से क्रम में जुड़ता है? तो वोल्टमीटर जुड़ता है समांतर। समांतर की जगह आपका लिखा आ सकता है पार्श्व, आप इंग्लिश में बोल सकते हो पैरेलल। क्या बोल सकते हो? पैरेलल बोल सकते हो। तो ये सारी बातें आपने सीख ली मेरे हिसाब से। अब देखो कई लोग यूँ कमेंट करते हैं न्यूमेरिकल। मेरा ये मानना होता है कि न्यूमेरिकल अगर आपके फॉर्मूला याद है और थ्योरी याद है तो न्यूमेरिकल करने में इतना जोर नहीं आता। जैसे यहाँ मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है? एक ही फॉर्मूला बताया इस टॉपिक के अंदर। क्या बताया है कि V बराबर क्या होता है? W बटा Q। W बटा Q एक फॉर्मूला बताया है। इसी फॉर्मूले को आप चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, W बराबर क्या होता है? QV होता है। अब देखो होता क्या, इसमें होगा क्या? 3 राशियां हैं, आपको 2 राशियां दे देगा और 2 राशियां देने पर तीसरी राशि पूछेगा। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, दोनों में से 2 राशि कौन सी देता है, तीसरी राशि कौन सी पूछता है। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया, याद कर लिया। कल से विद्युत का टॉपिक किया है, वहां से अपने 3 फॉर्मूले कर लिए हैं। पहला फॉर्मूला आवेश का किया था Q बराबर प्लस माइनस NE, बार बार रिपीट करवा रहा हूं, याद कर लो। N का मान 1 2 3 ऐसे याद करवाया था। दूसरा फॉर्मूला किया था कि I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T, ये किया था। आज तीसरा फॉर्मूला किया है कि W बराबर क्या होता है? QV होता है। यहाँ पर V फॉर वोल्टेज, वोल्टेज अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, बाकी आप लोगों ने याद कर रखा है विभवांतर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके याद हो चुकी हैं। अगला टॉपिक लेके चलते हैं और अगले टॉपिक का नाम है ओम का नियम। क्या बताया? ओम का नियम। ओम का
नियम। देखो इसी नियम को प्रतिरोध का नियम भी कहते हैं। प्रतिरोध का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नियम है वो प्रतिरोध को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। नियम क्या है वो नियम सुनो बहुत ही आसानी से है। सबसे पहले आपने ये कोई प्रतिरोध तार ले लिया या चालक बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। आपने ये ले लिया एक चालक, ठीक बात है। इसके सिरों पर आप विभवांतर उत्पन्न कर रहे हो V, और V विभवांतर उत्पन्न करते हो इन सिरों पर, तो इसमें धारा हो जाती है सपोज करो I। ओम का नियम ये कहता है कि V और I दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। V और I दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जब तक कि इस तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाएं। यानी इस तार का टेम्परेचर चेंज न हो, दाब चेंज नहीं हो, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा हो, ठीक बात ना। जब इस तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित, भौतिक अवस्था मुख्यतः दो, ताप और दाब, अवस्थाएं परिवर्तित नहीं हो तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान धारा के समानुपाती होता है। अब बोलो नियम को कैसे बोलेंगे आप। रफली आपने एक चीज कंफर्म याद कर ली कि विभवांतर धारा के समानुपाती। ओम का नियम क्या कह रहा है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ये तो याद होगा सबके। अब तरीके से देखो, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान धारा के समानुपाती होता है, याद होगा ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान धारा के समानुपाती होता है, और उसको लिखने का तरीका अपना क्या होगा, आपका V समानुपाती I हो जाएगा। याद होगा सबके। समानुपाती साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू एक नियतांक आ जाएगा R और I, ये हो गया। R है, इसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। फिर बाद में देखो ओम का नियम ये कहता है, ओम का नियम इसी को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R बराबर क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन I लिखा जा सकता है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि I बराबर क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन R लिखा जा सकता है। इस लाइन का अपना एक महत्व है। इस लाइन के अकॉर्डिंग ओम का नियम क्या कहता है कि V और I का अनुपात हमेशा नियत होता है। V और I का अनुपात हमेशा नियत होता है, और उस नियत राशि को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बात याद होगी भी सबके। ये लाइन आपको क्या कहती है, ये कहती है कि R का मान अगर ज़्यादा हो तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। किसी प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो, किसी तार में प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको ये कहती है। फिर बाद में यहाँ से देखो आप एक चीज़ और सीख सकते हो, ये आपको ये भी कहता है कि V और I का अनुपात कांस्टेंट है। इसका मतलब V और I में ग्राफ खींचोगे तो वो एक सरलरेखा प्राप्त होगी। आपने क्या किया, यहाँ तो V ले ली और यहाँ पे क्या ले ली, I ले ली, तो वो आपकी कैसी प्राप्त होगी, एक सरलरेखा प्राप्त होगी, और ये प्राप्त होनी चाहिए, ठीक बात है। अब मेरी बात सुनो, GD वालों को याद क्या करना है उसकी बात करता हूँ, और बाकी लोगों को याद क्या करना उसकी बात करता हूँ। आर्मी GD के लिए केवल इतनी बात याद करो, 1 2 क्या याद किया कि V समानुपाती I जो है ये प्रतिरोध का नियम है, अच्छा, या फिर ओम का नियम है, और इसी को लिखेंगे V बराबर IR, याद हो गया। फिर बाद में मैंने एक बात बोली कि यह नियम किसको परिभाषित करता है, यह नियम प्रतिरोध को परिभाषित करता है। ये भी याद होगा सबके। किसको परिभाषित करता है, प्रतिरोध को परिभाषित करता है, प्रतिरोध की परिभाषा, ठीक बात है। फिर बाद में GD वाले ये भी सीखेंगे कि इस सूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब दो एक लाइन बोलूँगा, वो जो और एडवांस तैयारी करने वाले हैं, आर्मी टेक्निकल या फिर रीट वाले हैं, आप याद ये रखोगे ओम का नियम क्या कहता है कि V और I का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है। फिर आप ये भी याद रखोगे कि V और I में जो ग्राफ खींचेंगे वो सरलरेखा प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है, सरलरेखा प्राप्त होती है, याद होगा मेरे हिसाब से। सरलरेखा प्राप्त होती है तो देखो जो युक्तियां या फिर जो उपकरण ओम के नियम की पालना करते हैं उनको रेखीय युक्तियां कहते हैं। उनको या तो रेखीय बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ओमीय युक्तियां कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओम के नियम की पालना जो करते हैं
उनका अगर वी और आई का ग्राफ कैसा आएगा, सरलेखा आएगा, तो उनको रेखीय युक्तियाँ बोलते हैं। ठीक, जैसे नॉर्मल जो प्रतिरोध है वो क्या है, रेखीय युक्ति है। ठीक है ना। फिर बाद में उनको ओमीय युक्तियाँ बोलते हैं। फिर बाद में बात आती है बल्ब का तंतु, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं तो उनको अनओमीय, अनओमिक या फिर अरेखीय युक्तियाँ कहते हैं। याद हो गया मेरे हिसाब से भी। फिर बाद में यह आपने क्या सीखा कि अगर आई व्युत्क्रमानुपाती आर, ऐसे भी सीख सकते हो कि किसी प्रतिरोध में आर का मान ज़्यादा हो तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो भाई ये तो हो गया आपका ओम का नियम। उम्मीद करता हूँ इसमें दो बातें आपने एकदम याद कर ली। साथ साथ आपने ये भी सीखा कि R बराबर V/I। इसमें भी वही बात है, न्यूमेरिकल बनेगा तो 3 राशियां हैं, 2 देगा तीसरा पूछेगा। ठीक, 2 देगा और तीसरी पूछेगा, तो न्यूमेरिकल का कोई झंझट नहीं है और न्यूमेरिकल कोई सरल सा न्यूमेरिकल आता है। फिर आगे अपन बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता की जब बात आती है तो मैं शुरुआत में यह सूत्र लिख रहा हूं, R बराबर थोड़ी देर पहले लिखा V/I, लिखा अपन ने। इस फॉर्मूले को देखकर आपको यूं लगता है कि R का मान V और I पर डिपेंड करता है, लेकिन R का मान न तो V पर डिपेंड करता है और न ही I पर डिपेंड करता है। तो पहली बात क्या लिखी कि R का मान V व I पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। पहली बात याद होगी। तो किस पे करता है? तो दूसरी बात ये आती है कि R है वो लंबाई के समानुपाती होता है। R है वो किसके समानुपाती होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये है कि किसी तार का लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। कंफर्म याद हो गया? आपके पास में 2 तार हैं, एक तार लंबा है एक छोटा है, तो प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? मेरे हिसाब से आपने याद ये किया है कि लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा। फिर बाद में अगली जो बात है वो आपने ये सीखी है कि R व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A को अपनी देसी भाषा में आप मोटाई बोल सकते हो, वैसे इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। L को मैंने क्या बताया? लंबाई। ये भी याद हो गया। अनुप्रस्थ काट का मतलब है, जैसे आपको दिखा दे रहा है पेन यहाँ से, ये तार की अनुप्रस्थ काट कहलाती है। अगर तार मोटा होगा तो अनुप्रस्थ काट ज़्यादा, अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होने का मतलब है तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझो देसी तरीके से, एक तार आपके पास में पतला है, एक तार आपके पास में मोटा है, प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतले तार का प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। चलो, तीसरी डिपेंडेंसी है वो ये है प्रतिरोध, ताप। तो ताप के लिए 2 अलग अलग बातें आपको याद करनी होंगी। कैसे याद करोगे? आप लिखोगे ताप बढ़ाने पर धातुओं की जगह लिखा हुआ अपने आ सकता चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, का प्रतिरोध बढ़ता है। ये भी याद कर लिया सबने? याद हो गया ना? इसी को आप ऐसे सीख सकते हो, एक शब्द आता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, और एक आ सकता है कुचालक यानी इंसुलेटर। का ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध हो जाएगा कम, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 3 बातें याद हो गई सबके। फिर बाद में चौथी चीज सीखना चाहो तो ये सीख सकते हो कि ताप का प्रतिरोध का मान है पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन मुख्यतः आपने 3 बातें सीखी, और दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लंबे तार का प्रतिरोध ज़्यादा, यहाँ से आपने सीखा मोटे तार का प्रतिरोध कम, यहाँ से आपने क्या सीखा? धातुओं या चालकों का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उनका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है। धातुओं और चालकों का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है। बढ़ता है लिखा ना? हाँ, बढ़ता है। और अर्धचालक और कुचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो मेरे हिसाब से सीख लिया।
इन दोनों बातों को एक साथ मिला के लिखेंगे। तो कैसे लिखते हैं देखो, तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये आ जाएगा आर समानुपाती एल अपॉन ए लिखेंगे। लिख दिया। अब देखो इसके बाद में आता है आपका आर इक्वल टू हो जाएगा, समानुपाती साइन हटाएं तो रो आता है रो एल अपॉन ए। एक फॉर्मूला बन गया आपका। यहाँ पर जो नई चीज आई है वो ये आई है रो। रो को पहले तो बोलते थे विशिष्ट प्रतिरोध, क्या बोलते थे, विशिष्ट प्रतिरोध, और वर्तमान में इसी की जगह पे शब्द काम में लिया जाता है विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता। तो मेरे हिसाब से ये आपने सीख लिया, हो गया कन्फर्म इतना। चलिए इसके बाद देखो, एक तो माय डियर स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, आप लोग है ना इनको पढ़ना, कोई टॉपिक अपन छोड़ेंगे नहीं, सारा लेके चलेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम करवा दूंगा, घरेलू परिपथ है, फ्यूज तार है, वो कर लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ठीक है ना। आप तो वीडियो देखो आराम से, कोई ऐसी कोई बात बचती है तो आप कमेंट के द्वारा बताया करो, ऐसे बात बनती नहीं है भाई, मन नहीं करता फिर बाद में कि कोई देखता है या नहीं देखता, यूं ही लगे हुए हैं। अगला वो पॉइंट है, मेरा मनोबल बढ़ाना आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं ठीक काम कर रहा हूँ, जैसी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का सही यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो आप मेरा जरूर मनोबल बढ़ाओगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। अगला पॉइंट विशिष्ट प्रतिरोध, और इसका नाम मैंने दूसरा क्या बताया जो वर्तमान में पॉपुलर में है, इसका है विद्युत प्रतिरोधकता। तो थोड़ी देर पहले अपन ने ये किया था क्वेश्चन कि आर का मान क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तो ये लिखा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बार बार लिखा करो जिससे क्या कि फॉर्मूले याद होते हैं। यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ, रो बराबर क्या लिखा जाएगा, लिखना कोई आवश्यक नहीं है, एक दो क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं मैं अभी 1 मिनट में करता हूँ। देखो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये याद करो तो कर लो, कोई आवश्यक नहीं है। पहला क्वेश्चन बनता है इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को सीखना चाहे तो सीख सकता है, बाकी डायरेक्ट भी लिखेंगे। ये आर है, आर की जगह लिखा जाता है ओम। हाँ थोड़ी देर पहले मैं बताना भूल गया, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है वो क्या होता है, ओम होता है। आर का मात्रक, आर का एसआई मात्रक ये क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। ओम का संकेत कुछ भी है, संकेत परीक्षा में नहीं आते, इंग्लिश में लिखते हैं OHM। चलो आर की जगह लिखा ओम, ए की जगह क्या लिखूंगा, ए मीटर स्क्वायर, और लंबाई की जगह क्या लिखा जाता है, मीटर। तो अपन लोग डायरेक्ट याद रखते हैं ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो आपने पहला क्वेश्चन ये सीखा है विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत चालक प्रतिरोधकता लिखने के बाद में कि इसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है। कम याद हो गया सबके? अगर ये याद हो गया तो इसके बाद में देखो, इसके बाद में अगला जो पॉइंट बनता है इसकी निर्भरता। तो देखो रो का मान एक तो थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे लंबाई मोटाई, इन बातों पे डिपेंड नहीं करता। तो मैं क्या लिखूंगा, एल व ए पर निर्भर नहीं करता है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, गौर करना बात पे। क्वेश्चन क्या आएगा कि किसी तार की लंबाई को दुगुना कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा या प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों के आंसर चेंज होते हैं, एक को आप अब सीखो और एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में करता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया कि अगर लंबाई और मोटाई को बढ़ाते हो तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरा, रो का मान ये पदार्थों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? जैसे लोहे का अलग होता है, चांदी का अलग होता है, तो आपने लिखा पदार्थों पर निर्भर करता है। एक काम कर लिया। तीसरी बात आप ये सीख सकते हो कि ये ताप पर डिपेंड करता है। रो का मान किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो थोड़ी देर पहले लिखा
एक तो लिखे थे मैंने धातु, धातु का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले भी ये लिखा था। और दूसरा अर्धचालक और कुचालक, इन दोनों के लिए ताप बढ़ाने पर आपका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से विशिष्ट प्रतिरोध लिखने के बाद में 2 क्वेश्चन आपने कंफर्म सीखे कि विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है वो ओम इंटू मीटर होता है। फिर बाद में ये सीखा कि ये लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर डिपेंड करता है। फिर बाद में क्या लिखा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो धातुओं का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का मान क्या होता है, दोनों का मान बढ़ता है। अर्धचालक और कुचालकों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। यह आपने सीख लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता कोई इंग्लिश में कोई है तो इसको बोलेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर शुरुआत में एक फॉर्मूला लिखता हूं, चालकता जो है यह बराबर होती है 1 बटा प्रतिरोधकता, 1 बटा प्रतिरोधकता, या संकेत के रूप में लिखूं तो 1 बटा रो। ठीक बात है, याद हुआ है। अब यह फॉर्मूला कभी परीक्षा में नहीं आता, लेकिन यह याद इसलिए करवाया जाता है जब यह बढ़ेगा तो यह घटेगा और यह घटेगा तो यह बढ़ेगा, इसलिए यह लिखना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन इसका यह बनता है, देखो इसका ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक 1 बटा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या लिखा था, ओम इंटू मीटर। ओम ऊपर जाकर बन जाता है महो, बट्टा की जगह बट्टा और मीटर की जगह पर मीटर, तो आपने लिखा महो पर मीटर। तो विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक होता है महो पर मीटर। बात याद होगी। महो को आजकल सीमेन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीमेन, और मीटर की जगह क्या लिखा, मीटर। तो यह बात याद होगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन यह बनता है कि चालकता का मान एक तो एल व ए पर निर्भर नहीं करता, ए पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद में आप ये सीख सकते हो, थोड़ी देर पहले लिखा, ताप की बात लिखी थी, हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध का मान पदार्थ पर निर्भर करता है, तो चालकता का मान भी पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, ये भी याद हो गया। फिर बाद में बात आई थी टेम्परेचर की। टेम्परेचर में 2 बातें लिखी थी, धातु, धातु के अंदर वहां क्या लिखा था, वहां ये लिखा था ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, तो लिखेंगे चालकता कम होती है, चालकता क्या होती है, कम होती है। याद हो गया। सेम 2 के लिए और भी कर सकते हो, अर्धचालक और कुचालकों के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक सुचालक धातु, सर्वाधिक सुचालक धातु, शायद पहला नंबर सब लोग याद रखते हैं, दूसरा और तीसरा और याद कर सकते हो, कम से कम 2 याद रखोगे। यहां सर्वाधिक सुचालक लिखा है, परीक्षा में यह लिखा आ सकता है विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, या उष्मा की सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, दोनों का सेम आंसर है। तो नंबर 1 आप लिखते हो सर्वाधिक सुचालक धातु होती है चांदी, और नंबर 2 आप लिखोगे तांबा यानी कॉपर। तो 2 क्वेश्चन ये सीख लिया आपने, 1 क्वेश्चन ये सीखा। चालकता लिखने के बाद में आपने नंबर 1 क्वेश्चन ये सीखा कि विद्युत चालकता का मात्रक होता है महो पर मीटर, कंफर्म याद हो गया। फिर बाद में आपने ये सीखा चालकता का मान एल और ए पर निर्भर नहीं करता है, ये याद हो गया। फिर ये पदार्थ पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी पदार्थ पर डिपेंड करता था। टेम्परेचर के लिए जो पहले लिखा उससे विपरीत करके लिखा है लाइनों को, और फिर लिखा सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, चांदी है। चांदी अब ऐसा में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, तांबा कर सकते हो। फिर देखो एक, हालांकि इतना उपयोगी नहीं है, फिर भी एक शब्द और आता है,
यहां मैंने लिखा विद्युत चालकता, और विद्युत चालकता मैंने बता दी, एक नाम आता विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकत्व, और विद्युत चालकत्व बराबर होता है 1/r। अगर ये 1/r है तो इसका ऐसा मात्र क्या हो जाएगा, इसका ऐसा मात्र हो जाएगा 1/ओम, और 1/ओम को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या लिख सकते हैं, महो, और महो को आप क्या लिख सकते हो, सीमेन। तो इस प्रकार से छोटा मोटा कभी कोई बन जाए तो बन जाए, मान लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात याद होगी सबके। अब देखो आ गया हो एक क्वेश्चन, शायद आपने याद कर लिया, किसी तार की लंबाई को दुगना मोटाई को आधा कर दिया जाए तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने साफ साफ लाइन लिखी है कि चालकता और प्रतिरोधकता का मान है वो लंबाई और मोटाई पर डिपेंड नहीं करता है। ये लाइन लिखी है मेरे हिसाब से, सबके याद होगी। तो आप ये बोलोगे चालकता अपरिवर्तित रहेगी, और आप ये बोलोगे प्रतिरोधकता भी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अब आ जाओ, अगला मेरा एग्जाम्पल है, देखो किसी तार को खींचकर लंबाई दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दें तो आर कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन बताना आपको। देखो कुछ लोग रटने वाले हैं, उनके लिए मैं पहले आंसर लिख देता हूं। तो आप यहां पे लिखोगे प्रतिरोध का मान 4 गुना हो जाएगा, का मान 4 गुना हो जाएगा। अगर कोई सीखना चाहे उसके लिए मैं बात करता हूं थोड़ी सी, कोई सीखना चाहे तो शुरुआत में माना कि लंबाई L है और उसकी मोटाई क्या है, A है तार की, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा आपका, R इक्वल टू हो जाएगा रो L अपॉन A। अब जीडी वालों ने कंफर्म सीख लिया होगा मेरे हिसाब से, किसी तार को खींचकर लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, प्रतिरोध उसका 4 गुना हो जाता है। कंफर्म याद होगा। कोई ज़्यादा सीखना चाहे उसकी बात हो रही है। मैंने क्या बताया, शुरुआत में किसी तार में की ये विशेषता थी, फिर बाद में आपने क्या किया, लंबाई को दुगुना कर दिया। जैसे लंबाई को दुगुना करते हो मोटाई आधी हो जाएगी, मोटाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो देखो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू, रो में कोई चेंज नहीं किया, एल को आपने दुगुना किया, ए की जगह आपने a/2 किया, 2 ऊपर जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, रो एल अपॉन ए, तो ये आपका होगा 4r। तो मेरे हिसाब से आपने ये सीखा, जो रटने वाले हैं वो ऐसे रटेंगे, तार की लंबाई को दुगुना कर दें तो प्रतिरोध 4 गुना, 3 गुना कर दें तो 9 गुना, 4 गुना कर दें तो 16 गुना, 5 गुना कर दें तो 25 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और समझने वाले हैं जैसे टेक्निकल वाले, रेट वाले, वो इस प्रकार से करेंगे। कंफर्म याद हो गया वो सबके, चलो ये याद हो गया। एक लास्ट न्यूमेरिकल और कर लेता हूँ, बढ़िया है। तो देखो अगला एग्जाम्पल है, एक अपने हीटर का क्वेश्चन है। देखो हीटर क्या काम में आता है सबको मालूम है, हीटर के इसकी स्प्रिंग नाम आ सकता है, इसकी जगह तंतु भी नाम आ सकता है, कि स्प्रिंग को काटकर आधा कर दें, काटकर आधा कर दें तो ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसी क्वेश्चन को बोलने के तरीके कई हो सकते हैं। हीटर की स्प्रिंग को काट के आधा कर दिया आपने तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, उसकी ऊष्मा कितनी हो जाएगी, पानी उस पर जो भी आप पानी रखते हो वो पानी धीरे गर्म होगा या तेज गर्म होगा, ये सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है ना। तो देखो मेरे हिसाब से आप समझदार हो, ये हीटर की स्प्रिंग है। आप इसको दिमाग में ये सेट करो कि ये यूं है, अगर इसकी लंबाई पहले एल है, इसको काट के 2 टुकड़े कर दें, आप यूं कर दें तो लंबाई आधी हो गई। लंबाई आधी तो आप क्या बोलोगे, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपने याद कर लिया। देखो आधा करने पर या आधी करने पर प्रतिरोध आधा हो जाएगा,
हो, थोड़ा डिटेल में लिखूं तो आप क्या बोलोगे कि ट्रिक स्प्रिंग को काट के आधा करने पर प्रतिरोध आधा, काट के 1/3 करने पर प्रतिरोध 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में प्रतिरोध कम है तो धारा उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, धारा ज्यादा तो ऊष्मा ज्यादा, तो ऊष्मा क्या हो जाएगी, दुगुनी, ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। ऊष्मा दुगुनी हो जाएगी तो पानी धीरे गर्म होगा या फास्ट, तो आप समझदार हो मेरे हिसाब से, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। ये कहाँ से लिखा मैंने, मैं दोबारा रिपीट करूँ, प्रतिरोध कम तो धारा ज़्यादा, क्योंकि अपने I बराबर एक जगह लिखा था V/R, लिखा था कैसे कुछ, R आपका कम है तो धारा का मान क्या है, ज़्यादा है। ऊष्मा दोगुनी कैसे हुई, ये फॉर्मूला मैंने फिलहाल तक किया नहीं है, नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जब फॉर्मूला कर दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ऊष्मा का मान दुगुना कैसे हो गया। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये बातें समझ में आ रही हैं। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को थोड़ा शेयर करो, जिससे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार में समझ में नहीं आता, या फिर भाई जिनका बार बार कोचिंग करने की क्षमता नहीं है, उसको हो सकता थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। इससे ज़्यादा अपना कोई इरादा नहीं है, केवल और केवल आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का इरादा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।